नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीतीश श्रीवास्तव। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से तमाम खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बुलंदशहर से है, जहां सरकारी स्कूल में रोजा इफ्तार पार्टी का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या कुछ हुआ है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्राइमरी स्कूल में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। फिलहाल इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। दरअसल मामला बुलंदशहर के शिकारपुर के नगर के प्राइमरी स्कूल का है, जहां नगर में एक रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और वो भी प्राइमरी स्कूल में। वहीं स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और वीडियो वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक टीम गठित की है और प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए जो स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। 48 घंटे में इस मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की बात बेसिक शिक्षा अधिकारी कर रहे हैं। मगर बिना अनुमति के रोजा इफ्तार पार्टी का प्राइमरी स्कूल में आयोजन किया, जिसको लेकर अभी प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। आमतौर पर बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर स्कूल के प्रिंसिपल ही बच्चों से साफ सफाई का काम करवाने लगे। ताजा मामला जौनपुर का है, जहां मामले पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर में प्राथमिक विद्यालय में बच्चों द्वारा साफ सफाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा जो है प्रधानाध्यापक के और ऑफिस में जो है डेस्क और चेयर की साफ सफाई बच्चे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच जाता है। हालांकि जिम्मेदार मीडिया की जो है कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पूरा मामला जो है शाहगंज के नगरपालिका प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी और पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। अयोध्या की महिला के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए पुलिस पर आरोप लगाया कि महिला के साथ जो हुआ है वो पुलिस छुपा रही है। और क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महिला अपराध और किसानों की आय को लेकर योगी सरकार पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया। कहा कि यूपी में महिलाएं और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से किसान अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान है, किसानों की तरफ योगी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इससे किसान परेशान हैं। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर निशाना साधते चले आ रहे हैं। आज भी एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। अयोध्या की महिला के साथ हुई घटना को लेकर कहा कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार में महिला अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अयोध्या की महिला के साथ हैवानियत हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इस दौरान महिला ने पुलिस से मदद भी मांगी। यही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रयागराज में भी महिला अपराध को लेकर योगी सरकार को निशाने पे लिया। वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि योगी सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, लेकिन किसानों की समस्याएं नहीं दिख रही हैं। किसान बदहाली का शिकार हो चला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि टॉप की अर्थव्यवस्था योगी सरकार को दिखाई दे रही है, लेकिन खाद, पानी और बिजली महंगी होने की वजह से किसान लाचार दिख रहा है। फिलहाल 27 के रण के पहले जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, इसका क्या असर 27 के रण में रहता है, यह देखने वाली बात होगी। सहयोगी इसरार के साथ
आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं खालिस्तानी आतंकी लजर मसीह की जेल शिफ्ट कर दी गई है। उसे कौशाम्बी से लखनऊ की जेल में शिफ्ट किया गया है। वहीं आपको बता दें, एटीएस स्पेशल कोर्ट से लखनऊ में लजर पर केस चलेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आसिफ। के कौशाम्बी जिले से गिरफ्तार खालिस्तानी आतंकी लजर मसीह को लखनऊ जेल में शिफ्ट किया गया। इस दौरान उसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कौशाम्बी से राजधानी लखनऊ की जेल लाया गया। अब इस मामले की जांच लखनऊ एटीएस करेगी। एटीएस अब लजर मसीह को रिमांड पर लेकर उसके समर्थकों और मददगारों का राज भी उगलवाएगी। दरअसल यूपी के कौशाम्बी जिले में बीते दिनों एटीएस और यूपी पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी लजर मसीह को गिरफ्तार किया था। उसके पास से उम्दा किस्म के असलहे बरामद हुए थे। डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि लजर मसीह का कनेक्शन में मारे गए 3 खालिस्तानी आतंकियों से था और वह यूपी में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए लाया गया था। कौशाम्बी जेल से आज लजर को राजधानी लखनऊ की जेल में शिफ्ट किया गया और कौशाम्बी में दर्ज मुकदमे की जांच अब एटीएस लखनऊ करेगी। एटीएस जल्द ही लजर मसीह को रिमांड पर लेगी और उसके मददगारों का राज बनवाएगी। एटीएस यह भी पता लगाएगी कि इसका नेटवर्क और कहां है, किन किन संगठनों से है। फिलहाल लजर मसीह को सरकारी खर्च पर लखनऊ जेल में रखा जाएगा और साथ ही साथ जेल की विशेष सेल में उसकी निगरानी भी होगी और यह भी पता लगाया जाएगा कि आखिर कितने दिनों इसकी शरण में लजर मसीह रहा। फिलहाल जिस तरह से अब यह मामला एटीएस के सुपुर्द कर दिया गया है और आने वाले दिनों में लजर मसीह को लेकर एटीएस क्या सबूत इकट्ठा करती है यह समय ही बताएगा। सहयोगी सराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। मैनपुरी में पुरानी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान पर गोली चलाने वाले हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने मामूली विवाद के दौरान गिरफ्तार किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। मैनपुरी के करल थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर ग्राम प्रधान पर फायरिंग की गई है। फायरिंग की गई घटना के बाद ग्रामीण गुस्सा गए और उन्होंने हाईवे पर जाम लगा दिया। यह घटना देर रात की बताई जा रही है, जिसमें पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की। दोनों ही पक्षों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो वहीं जो आरोपी है जिसने ग्राम प्रधान पर फायरिंग की है वो हिस्ट्री सीटर है और जिला बदर था आशीष उर्फ बिट्टा, जिसको पुलिस ने तुरंत ही घटना होने के बाद 2 घंटे के अंदर ही मुठभेड़ में गोली उसके पैर में लगी है। उसको मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया और उस पर 25,000 का इनाम पहले से पूछा था। इसके बाद ग्राम प्रधान के परिवार के लोगों ने आश्वासन मांग रहे थे कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। तो वहीं पुलिस ने 8 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत किया है। तो वही 7 लोगों के अज्ञात में मामला दर्ज कर लिया है। वो क्षेत्राधिकारी हैं अजय कुमार सिंह चौहान, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम प्रधान पर फायरिंग की घटना हुई थी, जिसको लेकर पुरानी रंजिश जो है वो चली आ रही है। उसको लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। कल कोई इतना बड़ा विवाद नहीं था जिसको लेकर इतनी बड़ी फायरिंग की घटना की गई है। फिलहाल फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। तो वही पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पीएसी तैनात कर दी है। पूरे गांव में पीएसी की चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है। तो वही पुलिस अधीक्षक जो है गणेश प्रसाद शाह ने कहा है कानून व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा और जो बचे हुए आरोपी हैं उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और उनको जेल भेजने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल घायल जो हुआ है आशीष उर्फ बिट्टा जो हिस्ट्री सीटर है उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका उपचार जारी बना हुआ है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश। नागपुर हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि पीलीभीत में युवक ने भगवान राम के नाम पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी और माहौल खराब करने का प्रयास किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पाल। में एक युवक के द्वारा श्री राम को लेकर करके एक अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। जैसे कि आपको बता दें, नागपुर में अभी मामला ठंडा नहीं हुआ था, वहीं माधोटांडा क्षेत्र में एक युवक के द्वारा श्री राम को लेकर करके अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसके द्वारा भारतीय बजरंग दल ने इसका बड़ा एक्शन लिया है। जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा ने बताया है कि ऐसे उपद्रवियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि आए दिन
हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनकी भावनाओं के साथ ठेस पहुँचाई जाती है। लेकिन इस पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होती है, उन्हें ठेस नहीं लगती है, क्योंकि इस प्रकार के मामले सामने आ जाते हैं हिंदुओं के साथ में, जो कि भावनाओं के साथ ठेस पहुँचाई जाती है, धार्मिक स्थलों के तोड़फोड़ की जाती है, उनके भगवानों के लिए गाली गलौज करने के लिए मामले सामने आते रहते हैं। नागपुर का मामला अभी आप देख ही रहे थे, बड़े स्तर पे चल रहा था, जिसके चलते माधव टांडा क्षेत्र में एक युवक के द्वारा जो है कि श्री राम को लेकर के अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। फिलहाल जो भारतीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा माधव टांडा में पहुंचने के बाद शिकायत दर्ज कर मामले पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। अब संजय मिश्रा का ये कहना है कि उसके ऊपर जो उपद्रवी है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि ऐसे उपद्रवियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि आए दिन ये लोग भगवान को लेकर के आए दिन टिप्पणी करते रहते हैं, गलत या किसी मंदिर स्थल को तोड़फोड़ करते रहते हैं, क्योंकि ऐसे उपद्रवियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माधव टांडा में आक्रोश नजर आ रहा है, क्योंकि आए दिन जो है कि भगवानों के साथ अभद्र टिप्पणी करने के लिए माधव टांडा की जो जनता है उसमें काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिला है। जब तक के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस, अमित पाल के साथ, कैमरामैन रामू पाल के साथ। सुल्तानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे मानहानि केस मामले में आज होने वाली सुनवाई टाली गई है और इसमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश। राहुल गांधी अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है। आपको बताते हैं आज भी सुनवाई हुई थी, लेकिन वकीलों कार से विरत होने के कारण ये सुनवाई की, लिहाजा कोर्ट ने आगामी 3 अप्रैल लगा दी है। आपको बता दें करीब 6 साल पूर्व कर्नाटक विधानसभा के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे आहत होकर विजय मिश्रा ने तत्कालीन भाजपा के नेता विजय मिश्रा ने एक परिवार दाखिल किया था, जिसको सुनवाई सुल्तानपुर की एमपी में कोर्ट में लगातार चल रही है। आपको बता दें आज ही सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों के कार्य से विरत होने के चलते ये सुनवाई नहीं सकी और कोर्ट ने आगामी डेट 3 अप्रैल 2025 लगा दी है। सुल्तानपुर शैली श्रीवास्तव। बलौदा बाजार जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां करंट लगने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। लेकिन कैसे ये हादसा हुआ बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। बलौदा बाजार जनपद पंचायत की घोर कार्यशैली और घोर लापरवाही उस वक्त देखने को मिली जब 2 सगे भाइयों को की मौत हो गई। बता दें कि आपको प्रधानमंत्री आवास दोनों भाइयों का आया था। ग्राम कसरिया का मामला है, जहां पर 2 भाइयों को प्रधानमंत्री आवास आया था और जब जिस जगह पे मकान ये बना रहे थे वहां पर 11 kV की लाइन गई हुई थी और उसके बाद परमिशन देना और उनकी अनुमति को स्वीकृत करना भी है, ये घोर लापरवाही प्रशासन की मानी जाती है। आपको बात है कि जब ये दोनों प्रधानमंत्री आवास निर्माण कर रहे थे तो उसके 11 kV की लाइन ऊपर गई हुई थी। जैसी ये ढलाई के लिए ऊपर चढ़े और जैसे पानी का छिड़काव करने लगे तो वैसी केवी लाइन को दोनों को खींच ली और ये दोनों वहां पर चटक गए और चटकने के बाद घायल हो गए, जिन्हें गांव के लोगों ने जिला चिकित्सालय लाया, जहां पर डॉक्टरों ने देखते ही इन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि इतनी बड़ी घोर लापरवाही जनपद पंचायत की है कि उस जगह पर परमिशन कैसे दिए गए जहां पर 11 kV की लाइन गई हुई है, वहां से निर्माण की अनुमति कैसे दी गई, ये भी प्रश्न। आपको बता दें कि जब इस पूरी घटना घटने के बाद गांव के लोग नाराजगी व्यक्त की प्रशासन के खिलाफ और चक्का जाम होने लगा, तब प्रशासन ने जांच के आदेश दिए और बिजली ऑफिस और फोरेंसिक रिपोर्ट को फोरेंसिक ऑफिस बुलाया गया। तब उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी गलती ये जनपद की है, तुम्हारे सचिव की है और सरपंच की है, जिसने कि इस जगह में प्रधानमंत्री आवास बनाने की अनुमति दी गई और 2 परिवार के मुखिया जो कमाते थे वो आज काल की मौत में चल दिए, जिससे उनके परिवारों में शोक है, मातम छा गया है। आपको बता दें कि मृतक सोमनाथ पटेल और तुकाराम पटेल दोनों ही सगे भाई थे और दोनों ही परिवार के मुख्य थे जो कमाते थे और उन्हीं परिवार चलता था, जिनको प्रधानमंत्री आवास आया था और मकान का निर्माण खुद कर रहे थे और उसी समय वो 11 kV की चपेट में आ गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उनके परिवार में काम कमाने वाला पुत्र हमेशा चल दिया। प्रशासन की ऐसी लापरवाही और ऐसी घोर गैर जिम्मेदार काम करने से आम आदमी और गरीबों को कितना नुकसान होता है, यह देखने की बात है। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदा बाजार से प्रदीप महेश्वरी। रिपोर्टर्स लाइव में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर बलौदा बाजार से है, जहां पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान चलाया, जिसके तहत पुलिस ने तलवार लहराते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। वो तलवार लहराकर दहशत फैला रहा था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी।
जिला शासन के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान पूरे जिले में पुलिस विभाग द्वारा चालू किया जा रहा है। आपको बता दें, गांव-गांव में अशांति या अवैध काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। गांव का वातावरण को खराब करने, गांव में कुछ भी अराजकता को फैलाने का जो प्रयास करने वाले जो असामाजिक तत्वों के खिलाफ ऑपरेशन मुस्कान के तहत ही इन लोगों की सबकी गिरफ्तारी की जाए, जैसे गांजा बेचना, अवैध मादक पदार्थ बेचना या हथियार रखना। इसी परिप्रेक्ष्य में आजकल गिद्धपुरी थाना के बरेली गाँव में एक युवक द्वारा तलवार लहराते हुए अपना जन्मदिन मनाने का सोशल मीडिया में उसको डाला। तो जैसे ही पूरा तलवार लहरा रहा था और बर्थडे मना रहा था, पर गांव के लोगों ने उसे तत्काल सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी सुरेश साहू को गिरफ्तार किया तथा उसके ऊपर सख्त धारा लगाते हुए कहा कि गांव में इस प्रकार का तलवार लहराना या कोई भी करना भय और दहशत का वातावरण फैलाने वालों के खिलाफ बलदेवरा पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और आरोपी के खिलाफ धारा 111, 25 आर्म्स एक्ट, 27 आर्म्स एक्ट कड़ी धारा लगाकर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आपको बता दें, जो आर्म्स एक्ट जो होता है, इसमें मिनिमम कम से कम 6 माह तक आरोपी को जेल में रहना पड़ता है और उसकी जो बेल होती है या कोई मुकदमा जो चलता है वो हाई कोर्ट में चलता है। ऐसी कड़ी धारा लगाने के बाद ऐसे जो बदमाश है, बदमाश गुंडे तबके के जो लोग हैं, उनके ऊपर कड़ी धारा लगाई जा रही है राज्य शासन के द्वारा सख्त निर्देश पर। तो निश्चित ही कि आने वाले कुछ समय के बाद ऐसे गुंडे सलाखों के पीछे रहेंगे और गांव में, शहरों में अमन चैन वापस होगा और गुंडों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने से आम लोगों को जो भय का जो वातावरण है निश्चित ही दूर होगा। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप। कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जूनियर वर्कर्स मैनेजर कुमार विकास को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया, लेकिन क्यों, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला। कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जूनियर वर्क्स मैनेजर की पद पर तैनात कुमार विकास को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था। आपको बता दें, पूरा मामला कानपुर का है, जहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अचानक यूपी एटीएस को उस वक्त सफलता हाथ लग गई जब उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जूनियर वर्क्स मैनेजर के पद पर तैनात कुमार विकास को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी के बाद पता चला कि कुमार विकास कानपुर देहात के सट्टी शाहजहांपुर गांव का रहने वाला है। और जब इसकी जानकारी करने के लिए मीडिया की टीम गांव पहुंची और लोगों से बातचीत की, तो साफ तौर पर पता चला कि इसका व्यवहार सामान्य था, लोगों से मिलजुल कर रहता था, लेकिन इसके मन में किस तरीके से षड्यंत्र पल रहा था, इसकी जानकारी तब हुई जब यूपी एटीएस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आतंकवादी साजिश की घटना को अंजाम देने के लिए जिस तरीके से आईएसआई के एजेंट काम कर रहे थे और तमाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी शस्त्र से जुड़ी जितनी भी जानकारियां थी, वह लूडो गेम ऐप के माध्यम से कुमार विकास आईएसआई के एजेंटों तक पहुंचाता था, जिसके माध्यम से एक बड़ी साजिश को रचा जा रहा था। हालांकि यूपी एटीएस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली है और अब इस पूरी साजिश को नाकाम कर दिया है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया। खबर कुशीनगर से है, जहां 2 महीने पहले गायब हुए युवक का शव नहर से बरामद हुआ है, जिसे लेकर इलाके में हड़कंप मच गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनुराग तिवारी। थाना क्षेत्र से 57 दिन पहले जिस अनुराग श्रीवास्तव के लापता होने की खबर सामने आई थी, तो अब वहीं एक दिन पहले विशनपुरा थाना क्षेत्र के एक नहर में अनुराग श्रीवास्तव की लाश मिली है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद अब परिजन लगातार हत्या की आशंका जता रहे हैं। अनुराग श्रीवास्तव के परिजन यह कहते नजर आ रहे हैं कि अनुराग श्रीवास्तव की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस ने एक बड़ी लापरवाही की है। अनुराग श्रीवास्तव के परिजनों का आरोप है कि नेबुआ नौरंगिया थाने में उन्होंने 57 दिन पहले मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज कराई थी और इस पर पुलिस कहीं ना कहीं सक्रिय होकर के हर एक पहलुओं पर जांच करती, तो आज अनुराग श्रीवास्तव का शव नहीं बल्कि अनुराग श्रीवास्तव बरामद हुए होते। इस पूरे मामले पर परिजनों ने बताया कि अनुराग श्रीवास्तव पूर्व में रामकोला थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे और उसी दौरान गैर समुदाय की एक युवती से उनका प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। इस बीच उनकी शादी तय हुई और इन सब के बीच अनुराग श्रीवास्तव मिसिंग होते हैं और ठीक 57 दिन बाद अब उनकी लाश बरामद होती है। इस पूरे मामले पर अब परिवार लगातार एक एक पहलुओं पर जांच की बात कह रहा है और अनुराग श्रीवास्तव के हत्यारों को पकड़ने की मांग कर रहा है। कुशीनगर से इंडिया वॉइस के लिए अनुराग तिवारी। लखनऊ में कुछ ऐसे गिरोह एक्टिव है जो यहां के पढ़े लिखे भोले भाले युवकों को विदेश में नौकरी के नाम पर अपना शिकार बनाते हैं, जिसे लेकर पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। क्या है डिटेल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता पुनीत मोहन।
विदेश में अच्छी सैलरी, अच्छा रहन सहन का लालच दे करके लखनऊ के भोले भाले कुछ लड़कों को एजेंट यहाँ से मलेशिया भेजते हैं। मलेशिया में उनके साथ डिजिटल अरेस्ट गैंग ठगी करता है। मलेशिया से उनका किडनैप किया जाता है और उनको म्यांमार ले जाया जाता है। म्यांमार में एक जगह इनको बंधक बना करके रखा जाता है और इनसे डिजिटल ठगी के कार्य कराए जाते हैं। वहाँ की एजेंसी एक्टिव होती है और जब यहाँ छापेमारी होती है तो वहाँ ये लोग मिलते हैं, फिर एजेंसी इन्हें भारत भेजती है। लखनऊ पुलिस ने इसमें आगे कार्रवाई करते हुए इसके जो एजेंट हैं जिसान और मोहम्मद इकबाल और उसका एक अन्य साथी, उसको गिरफ्तार कर लिया है। आप मेरे पीछे जो ये मकान देख रहे हैं, ये भी एक पीड़ित का मकान है जो इन्हीं एजेंटों के माध्यम से मलेशिया गया था कि घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, एक अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा रहना खाना होगा, लेकिन इन एजेंटों ने इसे अपनी ठगी का शिकार बनाया। मलेशिया पहुंचते ही इनको बस के माध्यम से म्यांमार ले जाया गया, जहां इन्हें बंधक बना करके रखा जाता था। 18-18 घंटे इनसे काम कराए जाते थे, एक गार्ड इन पर नज़र रखता था और ये लोग डिजिटल ठगी का काम उनके आदेशानुसार करते थे। अगर ये ऐसा करने से मना करते थे तो इनको मारा पीटा तक जाता था। लेकिन भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद में मलेशिया से ये लोग वापस आए हैं और लखनऊ पुलिस अब यहाँ के लोकल एजेंट्स जिन्होंने इनको भेजा था उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर रायबरेली से है, जहां एनएचएआई के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। अब ये प्रदर्शन क्यों किया गया, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली में दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर एनएचएआई के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि आने जाने में काफी समस्या हो रही है और जो एनएचएआई के द्वारा सड़क बनाई गई है वो गांवों को आने जाने की सुविधा ना देकर वहां पर डिवाइडर बना दिया गया है और रेलिंग उठा दी गई है, जिसके चलते लगभग 50 गांवों के लोगों के आवागमन में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मामले को लेकर ग्रामीणों के द्वारा कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी हर्षिता माथुर को ज्ञापन दिया गया और उनका साफ तौर पे कहना है कि डेली यानी रोजमर्रा के आने जाने में लोगों को समस्याएं हो रही हैं, जैसे कि बाजार, बच्चों को स्कूल और अपने खेतों को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से रायबरेली जिला अधिकारी ऐसे ग्रामीणों के मामले को संज्ञान में लेकर एनएचएआई की से मिलकर लोगों की समस्या का हल निकालेंगी या ऐसे ही जो ग्रामीण है वो परेशान होते रहेंगे, क्योंकि लगभग। खबर रायपुर से है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में होगा। क्या कुछ है जानकारी बता रहे हैं संवाददाता श्रीकांत दास। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में जवानों और नक्सलियों के बीच भारी मुठभेड़ जारी है। गंगलूर इलाके के अंडरी के जंगलों में जवानों ने नक्सलियों के बड़े कैडर को घेर रखा है। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी इस वक्त हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक मुठभेड़ में जवानों ने 20 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। वहीं एक जवान राजू ओयामी शहीद हो गया है। जवानों ने मारे गए नक्सलियों के 100 को भी बरामद कर लिया है। मुठभेड़ के स्थल से जवानों ने AK-47, SLR, एंसास 303, 315 बोर और 12 बोर की भरमार आदि हथियार भारी मात्रा में बरामद किए हैं। साथ ही लगातार अभी मुठभेड़ जारी है। आपको पता चले छत्तीसगढ़ में जवानों और नक्सलियों के बीच लगातार हमेशा मुठभेड़ लगातार चल रही है। इस साल भी लगातार जवानों के हौसले बुलंद है और जिसकी वजह से खबर देहरादून से है, जहां आगामी 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस पर सरकार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धनराज गर्ग। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो 3 वर्ष हैं वो 23 मार्च को पूरे हो रहे हैं, यानी कि आगामी 23 मार्च को जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो चुके होंगे और इस को कहीं ना कहीं सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिया गया है, क्योंकि आप देखिएगा कि तमाम जो उपलब्धियाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इन 3 वर्षों में रही हैं, चाहे वो UCC को लेकर हो या फिर कानून जो विरोधी नकल विरोधी
विरोधी कानून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाए हैं उसको लेकर हो, या फिर अन्य जिस तरह के निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिए गए हैं और निर्णयों को लेकर कहीं ना कहीं कहा जाए कि तमाम जो निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिए गए हैं उनको जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं संगठन को दी गई है। यानी कि बीजेपी का जो संगठन है वो अब उत्तराखंड की जो सरकार है उसके किए हुए कार्यों को जनता तक लेकर जाएगा। और इसके साथ ही सेवा सप्ताह इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि जो कहा जाए कि जो इस तरह के मरीज हैं अस्पतालों में, उन अस्पतालों में जाकर जो कार्य करते हैं वो कहीं ना कहीं फल वितरित करने का काम भी करेंगे। और 4 दिन का ये पूरा सेवा दिवस चलेगा। और आपको बताते चले कि 23 मार्च को कार्य 3 साल का पूरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हो रहा है, तो उससे लेकर 26 तारीख तक यानी कि 26 मार्च तक ये कार्य बीजेपी के कार्यकर्ता करते हुए नजर आए। क्योंकि खबर उत्तराखंड से है, जहां ऐतिहासिक 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। अब अधिकारियों को क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धनराज गर्ग। आपको बताते चले कि उत्तराखंड की ऐतिहासिक 4 धाम यात्रा जल्दी शुरू होने वाली है, यानी कि 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी होगी। और वहीं देखिएगा इससे पहले जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि किसी भी तरह की व्यवस्था 4 धाम यात्रा में ना फैले, उसको लेकर पूरी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली जाएँ। और वहीं देखिएगा कि जो शासन प्रशासन है लगातार कहीं ना कहीं तैयारियों में जुटा हुआ है। और वहीं देखिएगा कि आज से कहीं ना कहीं जो 4 धाम यात्रा है उसके पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यानी कि आज से जो लोग 4 धाम यात्रा जाना चाहते हैं वो पंजीकरण करा सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन की बात करें या फिर ऑफलाइन की बात करें। और आपको एक खास बात ये बता देते चलें कि जो 4 धाम यात्रा है और उसके जो पंजीकरण किए जा रहे हैं, चाहे वे ऑनलाइन पंजीकरण कराएं या फिर ऑफलाइन पंजीकरण कराएं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको आधार कार्ड की आवश्यकता अनिवार्य होगी। यानी कि आधार कार्ड होगा। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।